अभी के टीचर टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम ऐसा कहते हैं, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट क्या होती है, तो उसको हम कहते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। गाइस ट्रू। 10th फॉर्मूला 11th फॉर्मूला अगर देखें तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, बताइए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। चेक करते रहना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज। देन सर्कुलर मोशन पर अगर आ जाए तो सर्कुलर मोशन के लिए हम कहते हैं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये स्टार्टिंग का एक फॉर्मूला है इसलिए बता दिया। रिलेशन बिटवीन वी एंड आर आता है ना, वी एंड ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आर कुछ भी कहें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपने निकाला था ए सी, और वो था वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला ए सी आर ओमेगा स्क्वायर। और इसी में एक और फॉर्मूला आप देख लें, चलिए इसको इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, आर इंटू पाई 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। गाइस ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। और आपको कुछ अच्छा फॉर्मूला याद आ रहा हो तो बताओ, मैक्सिमम आई थिंक हमने रिकॉल कर लिए, बताइए। सर ये 8 वाला फॉर्मूला किसका सर? कौन सा वाला गाइस? 8 नंबर वाला। कौन सा वाला? नंबर वाला। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ डेराइव किया, देन टाइम पीरियड, देन हाइट, देन रेंज। 8th 9th 10th 11th ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो यूज आएंगे, है ना। रोहित भाटी, कुछ बच्चों के नेटवर्क इशू हो सकता है, चलिए बाकी जो अभी प्रेजेंट है आई थिंक सब कुछ ठीक है। आपको कैसा क्या दिख रहा है वीडियो? सही है सर। तो कम प्रॉब्लम आती सही है सर। चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं गाइस। आप में से चलिए, आपको बिल्कुल सुनना है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, state for each of the following physical quantity if it is scalar or vector। स्केलर वेक्टर पूछ रहे हैं, इसका मतलब बहुत इजी सी बात है, आपको बताना है स्केलर कौन है, वेक्टर कौन। वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। मास क्या है, स्केलर है। भाई जो बिल्कुल क्लियर कट है ना वो तो मैं बोल देता हूँ, जिस पर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। स्पीड हम सब जानते हैं स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डेंसिटी स्केलर होती है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर तो स्केलर ही होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस गाइस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वेक्टर। ये जो एंगुलर, कुछ लोग एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इसको भी वेक्टर माना जाता है। क्लॉकवाइज थंब रूल से लेते हैं अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज इनवर्ड। तो ये एक्चुअल में इस चैप्टर में दे दिया, बट इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 7th चैप्टर में। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना तब हम इसको एज अ वेक्टर यूज लेंगे गाइस। तो अभी बता रहा हूँ, जब 7th चैप्टर होगा तब उसको राइट हैंड रूल से डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल। यस गाइस, तो क्या कहा इसको हमने, वेक्टर। एक और है डिस्प्लेसमेंट, सब जानते हैं वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी अगेन वेक्टर। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी दो बार दे दिया गाइस, इसको चेक करना। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो नाम बदल दिया इन्होंने। तो इसमें स्केलर कौन है, चलिए ये बात करते हैं। मास, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, बाकी तो सब वेक्टर हो गया इसका। ठीक है, तो कुछ भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। 4.2 की बात करते हैं। अब क्या सेलेक्ट करना है इसमें से, पिक आउट द 2 स्केलर। इस पूरी ना बहुत सारा कलेक्शन है, इसमें से 2 स्केलर कलेक्ट करना है। यस बोलिए बोलिए बोलिए। सब पीछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर दी हुई है।
स्केलर सर पीछे आंसर की मैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप एक मिनट, आप में से कोई भी मुझे ये बताए फोर्थ चैप्टर, कंप्लीट फोर्थ चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ आया था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ आया था? तो मैं आपको बता दूं, जो फिफ्थ फॉर्मूले में हम स्मॉल एफ कह रहे हैं ना गाइस, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर इसी को ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो ये स्केलर है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। और हम 12th में जब अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ाते हैं तो वहां पर ओमेगा को भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 12th में एनसीईआरटी में, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कंफ्यूजन है। तो अब अगर इसको स्केलर कह रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर एनसीईआरटी की फोर्थ चैप्टर में स्केलर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की, जो हर्ट्ज में होती है। और ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा रोटेशनल मोशन में वेक्टर कंसीडर किया जाता है, और ओमेगा का एक्चुअल नेम होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखना चाहिए, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को गाइस आपको एडवाइस दूंगा, आप क्या कंसीडर करें? फ्रीक्वेंसी। तो आप बिल्कुल तसल्ली से, आपका ब्रेन कहेगा कि यस इट इज स्केलर, इट इज स्केलर। तो ठीक है, अच्छा हुआ आपने पता किया। सर ये फिर वेक्टर है कि स्केलर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन? बुक के पीछे तो यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप एंगुलर वर्ड हटाकर ही रीड करें, मैं ये एडवाइस दूंगा। और ये स्केलर है गाइस, फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको डिटेल में बताया 12th में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 7th चैप्टर में हम पढ़ाते हैं, वहां पर हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी यूज देते हैं। समझ लो बात, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी मेरे लिए तो एक ही है, बट इनको वहां एंगुलर वर्ड हटाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है गाइस। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज इंडिया में, अब इसको फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई नहीं बोलता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा, कुछ डिफरेंट थिंक हो जाती है। तो बस यही वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी है, और उसको आपको स्केलर कंसीडर फिर कर लेना होगा। ये एंगुलर वर्ड बिल्कुल गलत प्रिंट किया हुआ, बिल्कुल गलत। 4.2 टेक आउट टू स्केलर। अब ये आप आई थिंक बता देंगे, बताइएगा इसको स्केलर बताइए, इसमें से सभी के पास है? वर्क। बिल्कुल, और वर्क के पास वाला, वर्क और वर्क के पास वाला करंट, ये दोनों स्केलर हैं। बाकी सभी वेक्टर्स हैं, बाकी सभी वेक्टर्स हैं। कुछ को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इंपल्स, ये सब स्केलर है। टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भाई इसमें वेक्टर कहाँ है? बताइए वेक्टर कहाँ है, कहाँ पर है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज। Pick out only vector quantity in the following: temperature, pressure, ग्रेविटेशनल फोर्स। pressure guys, no, impulse। एक मिनट, impulse नहीं, pressure। सुनो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अगर मैं इस मार्कर बोर्ड पर इधर फोर्स अप्लाई करूं, तो यहाँ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर वहीं लग रहा है ना। अगर मैं पीछे जाकर फोर्स अप्लाई करूं तो आगे की तरफ आ जाएगा मार्कर बोर्ड, है ना। अगर वही बात, आप जिधर फोर्स अप्लाई करोगे प्रेशर उधर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई बात? और yes, से पता लग रहा है, P इक्वल टू क्या है? F अपॉन ए। फोर्स आप सभी को पता है वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। इंपल्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, इंपल्स जब पढ़ोगे तब बताऊंगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड को टाइम इंटरवल से प्रोडक्ट करते हैं तो मिलता है इंपल्स। इंपल्स की यूनिट वही होती है जो मोमेंटम की होती है। तो पीछे इंपल्स दिया हुआ है। यस सर। तो इंपल्स नहीं होगा, इंपल्स होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। इंपल्स का फॉर्मूला भी बता देता हूँ।
अब इम्पल्स पढ़ाते हैं I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। हाँ, अब यहाँ पर एक कंट्रोडक्शन हो सकता है, आप कहेंगे इसमें भी फोर्स है, इसमें भी फोर्स है, बाकी तो सब सर स्केलर है, इम्पल्स नो में तो डाउट। फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना। हाँ वही तो मैं तो प्रेशर पर ही हूँ, बट आप कह रहे हैं इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स, है ना। तो प्रेशर इम्पल्स, इसमें से मैं तो प्रेशर को सेलेक्ट करूंगा, फोर्स अपॉन एरिया। इम्पल्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम इंटरवल, इस पर आप और चेक कर लेना, आपको शायद डिटेल में पता लग जाएगा। हाँ, प्रेशर में कौन सा प्रेशर स्केलर होता है, चलिए ये भी बता देता हूँ। अगर फ्लूइड के अंदर प्रेशर है तो फ्लूइड के अंदर के प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को स्केलर कंसीडर किया जाता है गाइस। प्रेशर में भी एक स्पेशल प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको स्केलर कंसीडर किया जाता है। रीजन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डायरेक्शन सब तरफ एक जैसी होती है, डायरेक्शन का रोल ही खत्म हो जाता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसा होता है, तो डायरेक्शन का सेंस खत्म हो जाता है, तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ओनली स्केलर कंसीडर किया जाता है। बाकी जनरल प्रेशर अगर कोई सरफेस पर है, ऑब्वियसली एफ की डायरेक्शन में प्रेशर होगा, ठीक है गाइस। तो इम्पल्स में फोर्स आता है नो डाउट, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम इंटरवल इन जनरल कंसीडर किया जाता है। बाकी तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स है ही नहीं, इम्पल्स में भी फोर्स है, प्रेशर में भी है, बट मैं तो प्रेशर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यही कहूंगा, इसमें इम्पल्स के बेस पर मुझे प्रेशर ज्यादा सूट कर रहा है, मैग्नीट्यूड होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर आपको सुना गूगल भी होगा ना डेफिनेशन, इम्पल्स वेक्टर बता रहा है सर। इम्पल्स को वेक्टर बता रहा है, तो अब इस पर आपको और थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। भाई वेक्टर आपने अच्छा किया पता कर लिया है ना, अब इसमें रीजन बिहाइंड इट अब ये देखना पड़ेगा। इम्पल्स आपको कब पढ़ाएंगे हम लोग, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर, है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है गाइस, जो भी वर्क पावर एनर्जी होगा 6th चैप्टर में आपको इम्पल्स, वो उसमें नहीं, आपको वर्क पावर एनर्जी में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक आएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो वहाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और इम्पल्स सेम होती है, क्योंकि मोमेंटम और इम्पल्स की यूनिट सेम। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इन जनरल प्रेशर को स्केलर अगर कह रहे हैं, जनरल प्रेशर को स्केलर कह रहे हैं, इसका मतलब ये लोग आप कह रहे हैं इस पूरे कलेक्शन में से इम्पल्स को वेक्टर कहा, बाकी सब स्केलर हैं, कई ठीक बात, यही ना बात आपकी, ओनली इम्पल्स वेक्टर है, बाकी सब स्केलर है, यही हुई उसका मतलब। तो प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, पिक ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग केस। तो गाइस प्रेशर और इम्पल्स को आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखना। प्रेशर इम्पल्स दोनों में फोर्स है, प्रेशर को आप लोग स्केलर कह रहे हैं, इम्पल्स को वेक्टर कह रहे हैं। अब एक और बात गाइस, मुझे बताइए इम्पल्स की डेफिनेशन। अब एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये भी है गाइस, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ही होगा एक्चुअल में। इम्पल्स नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, 5-6 चैप्टर्स में, तब आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे, तब इसको आप और डिटेल में समझ पाएंगे। तो हो सकता है अगर इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम ही कंसिडर करें, तो गाइस मुझे बताइए मोमेंटम कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को इक्वल प्रूव करेंगे हम। तो हम सब जानते हैं लीनियर मोमेंटम जो होता है उसमें v मोमेंट वेक्टर है, इसलिए p वेक्टर। तो एक केस में, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, एक पर्टिकुलर केस में जब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तब इम्पल्स को वेक्टर भी कंसीडर किया जा सकता है। एक्चुअल में इम्पल्स क्या होता है, फोर्स का कंप्लीट इफेक्ट, फोर्स का टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट इफेक्ट होता है, और उसके मैग्नीट्यूड को हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में इन जनरल, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में चेंज इन मोमेंटम अगर नहीं, तो एक केस में, एक पर्टिकुलर केस में इसको, ठीक है, वेक्टर ले सकते हैं। बट अभी भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्केलर होता है, जनरल प्रेशर स्केलर नहीं होता है। इन्होंने स्पेशल केस को तो ले लिया और जनरल केस को डिलीट कर दिया। इस आपके आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पर तो कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया गाइस, और एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट पर आइए 4.4 state with reason whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful, ठीक है। तो adding any two vectors, गाइस दो वेक्टर्स का एडिशन पॉसिबल है क्या? यस सर। ओके, आपको ये भी बताना है अगर है तो किस केसेस में। तो एक ही केस में है जब दोनों वेक्टर्स की यूनिट क्या हो, सेम हो गई। जैसे Yes, ऐसा तो नहीं है वेलोसिटी वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ऐड कर सके, इम्पॉसिबल। वेलोसिटी वेक्टर किसी वेलोसिटी वेक्टर से ऐड होगा, फोर्स वेक्टर किसी फोर्स वेक्टर से ही ऐड होगा। तो यस, हम ऐड तो कर सकते हैं, बट कब? जब यूनिट सेम हो उनकी। सही बात है ना भाई, यूनिट सेम होनी चाहिए। और क्या कहा इन्होंने? एडिंग ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। एडिंग एनी टू स्केलर्स है गाइस, एडिंग टू स्केलर्स। Yes, तो वही बात, दो स्केलर को आप ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं। कब? जब दोनों की यूनिट सेम हो। एक ही बात, यूनिट सेम होगी तभी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बी, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, इम्पॉसिबल। किसी स्केलर को किसी वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड, ठीक है। और एक वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, समझ रहे हैं? ये वेक्टर है गाइस, आई कैप दिख रहा है, वेलोसिटी है, ठीक है। और ये स्केलर है। आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तब तक नहीं जब तक इस स्पीड की डायरेक्शन पता नहीं लग जाए, जब तक ये स्पीड वेलोसिटी नहीं बन जाए, तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? तो किसी स्केलर को किसी वेक्टर से कभी ऐड नहीं कर सकते, यूनिट सेम होने पर भी ऐड नहीं कर सकते, तो नो, नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस पॉसिबल। आप वेक्टर को स्केलर से प्रोडक्ट तो करते हैं ना। देखिए मैं एग्जांपल से बात को बताता हूँ। ट्रू, सही बात है। F इक्वल टू ma एक करेक्ट इक्वेशन है, और जिसमें मास तो स्केलर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, एक वेक्टर को एक स्केलर से प्रोडक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स, बताइए। सर एनी टू स्केलर्स है, स्केलर्स है, वेक्टर्स है? मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स गाइस, ऑब्वियसली। जैसे हम किसी फील्ड का एरिया पता करते हैं, एरिया में लेंथ इनटू विड्थ करते हैं ना, तो दो स्केलर का प्रोडक्ट तो हम हमेशा करते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूलाज, लाइक सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो आर स्क्वायर एच स्केलर्स हैं। तो किन्हीं भी दो स्केलर का प्रोडक्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी यूनिट सेम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशन, अब आया है ये, तो वही बात, दो वेक्टर का आप ऐड कब कर सकते हैं? जब उनकी यूनिट सेम हो। तो इन्होंने कहा एनी टू वेक्टर्स, अब बताइए सही बात है क्या ये? एनी टू वेक्टर्स, नो तो सर। आप ये बताइए, इज इट? नो आएगा, क्योंकि एनी कह दिया ना, एनी टू वेक्टर्स, नो। एक ही केस में कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो, तो इसका आंसर तो नो ही होना चाहिए। और क्या बचा इसमें? एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, यस गाइस, इज इट पॉसिबल? व्हाई? एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर का कंपोनेंट है ए एक्स कॉस थीटा, और ये ए है, ए वेक्टर है। तो गाइस ऐड कर सकते हैं, रीजन
कि अगर एक की यूनिट आपको पता है, लाइक ए की यूनिट है न्यूटन, तो ऑब्वियसली ए cos थीटा की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी। तो दो वेक्टर हो गए, ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग, और इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल है। तो ये एक इंडिविजुअल वेक्टर हो गया और ये भी एक इंडिविजुअल वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का एडिशन क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इनकी यूनिट सेम है, इसलिए इन दोनों वेक्टर का एडिशन पॉसिबल है। तो हम कहते हैं किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है, और इनका एडिशन इसलिए पॉसिबल है बिकॉज यूनिट सेम होगी। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, अभी भी स्टेटमेंट की ही बातें चल रही है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। गाइस ट्रू है ना भाई, मैग्नीट्यूड का मतलब तो वेक्टर को हटा दिया हमने, तो बाकी लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर ही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल दिया, इसका मतलब वेक्टर को हटाकर बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड स्केलर ही होता है। ओके, नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। तो भाई कंपोनेंट की तो डायरेक्शन होती है ना, एक हॉरिजॉन्टल False. डायरेक्शन में होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो ये गलत लग रहा है, तो इसको हम फॉल्स कहेंगे। सी, the total path length is always equal to magnitude of displacement vector. No, आपको Sir. पता है path length है ना, path length ज्यादा होगी या इक्वल होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। Yes, please. बस एक केस में इक्वल हो सकता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट चलता है, अदरवाइज पाथ लेंथ तो ऑलवेज ज्यादा ही होती है ना। तो ऑलवेज वर्ड लगाकर इन्होंने गलत कहा, नो, नॉट पॉसिबल। पाथ लेंथ या तो ज्यादा होगी या एक पर्टिकुलर प्लेस में इक्वल हो सकती है। सर उल्टा कर दो तो। ये क्या कहा, कौन सा था ये, ABC था ना। दिस टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, नो, ऑलवेज इक्वल टू कह दिया गाइस, ऑलवेज इक्वल टू। ये ऑलवेज वर्ड ने गड़बड़ कर दी, ऑलवेज नहीं, एक वन एंड ओनली केस में इक्वल होगा, बाकी में नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, उल्टा क्या बोल रहे थे। सर वो डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ की जगह रख दो और पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट की जगह रख दो। वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो सकता है क्या, नो। यस सर, यस। डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है ना, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट इक्वल टू एक कंडीशन में होता है, आपको भी पता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट चलता है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं एक केस में। ओके, कौन सा था ये, सी था, डी था, सी था ना, डी पर आ गए हम। ओके, द एवरेज स्पीड of a particle is either greater or equal to the magnitude of average velocity of a particle over a same interval of time, different as total path length derived। भाई बताइए, 12 होगा सर। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बताइए, आइदर ग्रेटर और इक्वल टू। मैग्नीट्यूड तो सर इक्वल होगा सर। आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, नहीं, True होना स्पीड के चाहिए। लिए हम क्या बोलते हैं, मुझे तो ये सही लग रहा है। स्पीड के लिए हम क्या कहते हैं, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है ना, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसी से तो रिलेटेड है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें पता है पाथ लेंथ या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या ज्यादा होता है, इसका मतलब एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी या ज्यादा होगी, और यही बात ये कह रहे हैं, एवरेज स्पीड या तो इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी की, या फिर एवरेज स्पीड ज्यादा हो। सही बात है ना, यही तो कहा इन्होंने, थोड़ा केयरफुली देख लें।
क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली। तो हमने 2 बार रीडिंग कर ली और ये हमें सही लग रहा है। स्पीड ज्यादा होगी या इक्वल होगी? यस गाइस, ई पर आइए। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। ट्रू। ट्रू कैसे? 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मान लिया मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सी वेक्टर यहाँ नहीं दिखा रहा मैं, सी वेक्टर ये मार्कर का पॉइंटर है इधर। भाई प्लेन में नहीं है, ये मार्कर का पॉइंटर इस प्लेन में नहीं है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ से कहीं पास होगा और ये रिजल्टेंट इस सी वेक्टर के ऑपोजिट नहीं है गाइस। इम्पॉसिबल है कि ये आर वेक्टर इस सी वेक्टर को, ये मार्कर जो है ना ब्लू वाला, ये सी वेक्टर है, इसको कैंसिल आउट कर। 2 वेक्टर कैंसिल कब होते हैं? जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी के इक्वल भी हो गया ना, तो ये कैंसिल नहीं कर पाएगा, और कैंसिल नहीं कर पाएगा तो 0 नहीं मिलेगा। 0 मतलब नल वेक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, एक केस में हो सकता है ऐसा, अगर सी वेक्टर, वो जो थर्ड वेक्टर है जिसको मैंने प्लेन में नहीं बनाया था, अगर वो इसी प्लेन में हो, मार्कर बोर्ड के प्लेन में ही हो, तब पॉसिबिलिटी है, एक केस में पॉसिबिलिटी है कि अगर ए और बी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में तो सी के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तब ये दोनों भी कैंसिल होकर क्या देते हैं? 0 वेक्टर। तो हमेशा फिट कर ले दिमाग, भाई आवाज आ रही है, म्यूट कर लें, तो दिमाग में फिट कर लें, अगर कोई 3 वेक्टर हैं तो उन तीनों वेक्टर का सम 0 एक ही केस में मिल सकता है, वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर सिंगल प्लेन में नहीं है तो इम्पॉसिबल है कि उनका सम क्या मिल जाए? नल वेक्टर। इम्पॉसिबल, क्योंकि किन्हीं भी 2 का रिजल्टेंट तीसरे के ऑपोजिट नहीं आएगा। दैट इज व्हाई। तो गाइस इसका आंसर आना चाहिए यस, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर, नेवर लिखा हुआ है देखो, एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। नेवर लिखा हुआ है, बात सही है, कभी भी इनका एडिशन नल वेक्टर नहीं होगा। तो कब होगा वो भी मैंने बता दिया, when the 3 vector lies in a plane, तब पॉसिबिलिटी है। अब हमें थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा आपको भी। 4.6 से establish the following vector equivalency geometrically or otherwise। चलिए तो 6 स्टार्ट करते हैं, और पहला स्टेटमेंट क्या है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। इन्होंने तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, हम लिखेंगे a वेक्टर b वेक्टर। तो a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा या बड़ा होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। 4 आइडेंटिटीज हमें डिडक्ट करनी है, प्रूव करनी है, स्टैब्लिश करनी है। उसमें से एक ये है, उसमें से एक ये है। यस गाइस, स्टार्ट करें? आप लोगों को भी स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4.6 इसको स्टैब्लिश करना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल है, लेट दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। इसमें इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, इसको मैंने कह दिया बी वेक्टर। ए वेक्टर है ए टू बी, बी वेक्टर है बी टू सी। ध्यान से देखें एरोस को, ए टू बी स्मॉल ए वेक्टर है, बी टू सी स्मॉल बी वेक्टर है। तो ए टू सी क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कहते हैं। तो वेक्टर्स का एडिशन है ये ए प्लस बी, रिजल्टेंट जिसको आप है ना रिजल्टेंट कहते हैं। तो दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक और बात, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं ना मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर है तो मॉड अप्लाई किया हुआ है, तो इससे हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब अगर ये इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है तो आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी कि किसी भी ट्राइंगल की
दो साइड का, कोई भी दो साइड हो सकती है, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है। सही कह रहा हूं क्या? The sum of sides Yes, sir. of the sum of two sides, the sum of two sides of a triangle is always greater than to the third one. बात तो सही है ना? हमेशा सही है। किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम थर्ड से तो बड़ा ही होगा ना गाइस? Yes, sir. थर्ड से तो बड़ा ही होगा। अब अगर इस बात को आप ध्यान दे लें, ये प्रूव करना है, और सॉल्यूशन में मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। सबसे पहले तो एबीसी ट्राइंगल बना दिया और वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए प्लस बी को दिखा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एज वी नो द सम ऑफ, आप लोग भी लिख लें, जरूर लिख लें, है ना? डायग्राम बनाकर एक स्टेटमेंट लिख लें, फिर इक्वेशन। डायग्राम हो जाए तो बता देना। ट्राइंगल एबीसी बना लें हो गया सर। और फिर बता दें, है ना? फटाफट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी बता दें। बाकी लोग Yes, sir. यस सर कंप्लीट है। इसके नीचे लिखिए, फटाफट सभी लिखें। लिखिए एज वी नो the sum of any two sides of a triangle, as we know the sum of any two sides of a triangle is always greater than 2 the third side of triangle, always greater than to the third side of the triangle. सेम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, the third side of the triangle, that is a plus b is greater than ac. Done guys? Yes, sir. अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें। मैंने सीधा कर दिया इसको। AC स्मॉल है ए बी प्लस BC से, ठीक है? तो वही बात मैंने थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दिया, देखें ध्यान से, ऑर्डर में लिख दिया। चलिए अब जो डायग्राम हमने बनाया है ट्राइंगल लॉ को यूज लेकर, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल लॉ को यूज लेकर। ए ऑर्डर में है, बी ऑर्डर में, ए और बी तो ऑर्डर में है, तो ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करती है? एड को, दोनों वेक्टर के सम को। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सम है, ये ऑर्डिनरी सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। चलिए तो एसी के प्लेस पर क्या लिखना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ध्यान दें, वेक्टर एसी, ए से सी तक वेक्टर कौन है? ए प्लस बी। धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो दो वेक्टर का सम है एसी, ये है, बट इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो ये वेक्टर एसी नहीं है, ये एसी है, मतलब लेंथ, तो मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया। लेस देन किसके? एबी के प्लेस पर क्या लिखेगा इस? Magnitude of A. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो है ना, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। सिमिलरली बीसी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 1। अभी हमारा स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ है, अभी हमने लेस देन वाला तो बात प्रूव कर दिया। एक स्पेशल केस में इक्वल टू भी हो सकते हैं, है ना? तो जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है? अब हमें तो ये प्रूव करना है, तो हमें एक और इक्वेशन लानी पड़ेगी, स्पेशल केस। लिखिए, if point A, B and C, भाई म्यूट कर लें, है ना, आवाज नॉइज आता रहता है। if point A, B and C are lie
on a straight line are lies if point A, comma B and C are lie on a straight line, then on a straight line, then लिखिए AC equal to AB plus BC। अब कुछ लोग फटाफट मान लेंगे और कुछ के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ध्यान दें, अगर ABC एक सर ही लाइन वीडियो पर हो क्लियर नहीं है। तो इधर देख लें। वीडियो सभी के क्लियर नहीं है क्या गाइस? जल्दी जल्दी बताओ। हो सकता है क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई इंडिविजुअल किसी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, चेक करना। तो मैंने कहा ए बी सी अगर स्ट्रेट लाइन में है तब ये वाली इक्वेशन ट्रू होगी। कैसे होगी वो देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सही है क्या? ए सी इक्वल टू व्हाट? ए बी प्लस बी सी। सही बात है। अब ए से बी तक कौन सा वेक्टर है? स्मॉल ए वेक्टर है। बी से सी तक कौन सा वेक्टर है? स्मॉल बी वेक्टर है। तो AC क्या है? AC है A प्लस बी, कंप्लीट वेक्टर। तो इसके नीचे आपको लिखना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, जो AC यहाँ था वही AC यहाँ है, AB जो यहाँ था वही AB यहाँ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। BC क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इक्वेशन 2 को भी देख लें तो वन एंड ओनली केस जब A B C तीनों एक ही लाइन पर हो, सिंगल लाइन पर हो, तब इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाती है। और अगर ABC एक लाइन पर नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा। ऑब्वियसली ABC अगर एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। और ये लेस देन वाली कंडीशन दिखाई। यस गाइस, फर्स्ट और सेकंड से अब आप ऐसा लिख सकते हैं ना। यस सर। यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर इक्वल टू है, तो दोनों का कंबाइंड क्या होता है? लेस देन इक्वल। तो लिख लीजिए बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो प्रूफ करना था वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूफ। तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अभी तक में जो भी, बाकी तो बड़े ऑर्डिनरी से थ्योरेटिकल से थे। हो जाए तो बता देना, फिर हमें एक और हो गया सर। प्रूफ करना है। यस सर, हो गया। वो है ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होगा, मैग्नीट्यूड का भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है। अब ग्रेटर देन प्रूफ करना है सेकंड, है ना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो आप हाथों हाथ पूछ लें, बेटर रहता है। सेकंड हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। गाइस प्लस है माइनस है यहाँ पर? सेकंड वाले में बताया मुझे। प्लस है तो प्लस लीजिए फिर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल मैग्नीट्यूड, 2 टाइम मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ होल मैग्नीट्यूड। तो ये प्रूफ करना है इस बार। आप क्या करेंगे? मेथड तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन डायग्राम से बात को समझते हैं। लेट वेक्टर ए बी सी, वही ट्रायंगल चलिए वापस बना दिया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैसे प्रूफ होगा? वही ट्रायंगल पूरा बना दिया। तो इसका मतलब हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो ये कि किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होता है थर्ड साइड से। जैसे अगर मैं ए बी साइड में से बी सी साइड सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वैल्यू छोटी मिलेगी AC से ऑलवेज। सही बात है ना? The difference of any two sides of a triangle is always less to the third one। ये तो ठीक है, थर्ड साइड तो ऑलरेडी बड़ी है। अगर मैं ऐसा कर दूं ना, ध्यान दें, AC माइनस BC, तो ये बात भी गलत नहीं है, लिखना नहीं है ना।
साइड AC में से साइड B से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब भी आपको वैल्यू छोटी मिलेगी AB से। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस टू द थर्ड साइड। स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस की बात है ना, इसलिए मुझे ऐसा कहना है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, इसको देखकर मुझे पता लगता है कि क्या स्टेटमेंट लिखना है, क्या स्टेटमेंट लिखकर स्टार्ट करना है। तो डायग्राम के नीचे स्टेटमेंट लिखिए, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always less to the third side of the triangle. सर रिपीट। is always less, तो हमने कहा the difference of any two sides of a triangle is always less to the third side of the triangle. अब हम a माइनस बी लाना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b लाना चाहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से आइडिया पता लगता है कैसे। तो वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a वेक्टर को, तो ए बी लिखेंगे। अब दूसरा चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b के लिए सब्ट्रैक्ट किसको करना पड़ेगा, bc को। तो हो गया ना डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये छोटा होता है किससे, किसी भी तीसरी साइड से। तीसरी साइड अब इसमें कौन सी है, AC। तो ये स्टेटमेंट से हमें बात पता लग गई। अब इसको भी सीधा कर लें, इसका मतलब AC बड़ा है इससे, AB माइनस BC से। इसको सीधा कर लिया हमने। एक ही बात है, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस साइड चेंज। तो AC यहाँ भी बड़ा है, AC यहाँ भी बड़ा है। ये डिफरेंस छोटा है तो ये डिफरेंस छोटा ही है नेक्स्ट स्टेप में भी। अब AC के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, आपको अच्छे से पता है, वेक्टर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। AB क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस BC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। डन गाइस? Yes, sir. तो वो स्टेटमेंट काम का था, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में ये आ जाए इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए, इनको इनइक्वालिटीज बोलते हैं, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल काम आते हैं, तो ये स्टेटमेंट काम आते हैं जो आपने लिखा है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सीधा किया, डायग्राम से वैल्यू पुट कर दी कि किसी भी वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके मैग्नीट्यूड को, इसलिए हम यहाँ पहुंच गए। अब एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, ऑब्वियसली एक मैग्नीट्यूड ही होगा गाइस, बताइए। Yes, sir. स्केलर ही तो होगा। बट आप थोड़ा सा सोचें तो आप पाएंगे कि हाँ, अगर B का मैग्नीट्यूड ज्यादा है A से तो नेगेटिव आ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर नेगेटिव टर्म बड़ी हुई पॉजिटिव से तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो हम चाहते हैं पॉजिटिव ही बना रहे, डबल मॉड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है ताकि सब कुछ पॉजिटिव बना रहे। तो एक केस में ये नेगेटिव हो सकता है अगर B बड़ा हुआ A से, तो डबल मॉड इस तरह से आ जाता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दें। अब अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये बाहर वाला मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। दैट्स इट। Sir, so कुछ लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पर, बोलिए। कुछ लैंग्वेज नो लिखनी नो है नो सर, नो लैंग्वेज। नो, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं ये तो आपने करना ही है। आप राइट साइड में इतना मेंशन कर सकते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A, है ना। तब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ B बड़ा हो मैग्नीट्यूड ऑफ A से, तो
भाई नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कौन करता है हमें पता है, मॉड। तब हम मैग्नीट्यूड एक और अप्लाई करते हैं। तो हो गया फर्स्ट सर। इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको याद होगा इससे प्रीवियस जो इनइक्वालिटी प्रूव की थी हमने, उसमें हमने एक स्पेशल केस लिया था, ए बी सी तीनों को एक ही लाइन पर मान लिया था। अगर यहां पर भी ऐसा करें तो क्या होगा? क्या नल होगा? वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर होगा। एक मिनट, आपने बिल्कुल एक जैसा फिट कर दिया। इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, बताता हूं कैसे। इक्वल टू भी आ सकता है, यहाँ चांस की बात है सब कुछ। देखिए कैसे, है ना, ए बी सी, क्या बोलते हैं, आएगा नहीं आएगा? ए Yes. सी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, आ सकता है या नहीं आ सकता है? हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है, ए बी सी लाइज ऑन अ सेम लाइन। और बिल्कुल सही है, ए बी सी एक ही लाइन पर है। और इस इक्वेशन, इस डायग्राम से मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, मिल रहा है? यस सर। बिल्कुल मिल रहा है ना? यस सर। मिल रहा है, ओके। और अब वेक्टर्स की बात करें तो ए से बी तक, ए से बी तक कौन है? स्मॉल ए। ए से बी तक है स्मॉल ए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सी से बी तक कौन है? स्मॉल बी। सी से बी तक, हमारे नए डायग्राम में कह रहा हूं मैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये जो ए से सी तक होगा गाइस, ये होगा ए प्लस बी होगा, ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। माइनस होगा, गाइस अब मुझे बताइए यहाँ प्लस है या माइनस है? कुछ तो गड़बड़ है। प्लस है, यहाँ प्लस है या माइनस? सब प्लस है। प्लस भी है सर। प्लस ही है, कंफर्म? यस सर। Yes, sir. प्लस ही बोल रहे हैं, सभी प्लस ही बोल रहे हैं। तो ए प्लस बी, तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सी, अच्छा बी सी ही तो लिखा है गाइस, सही तो है। बी सी देखो डायरेक्शन किस तरफ है, बी सी डायरेक्शन देख रहे हैं अपोजिट। ए बी डायरेक्शन किधर है? ए बी मतलब है राइट साइड, हाँ या ना? थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। यस सर। ए बी मतलब राइट साइड, राइट। क्लियर है? ए बी को क्लियर कर लिया। बी सी किस तरफ है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। भाई बी और फिर बाद में बोल रहा हूँ सी, बी सी, तो बी सी मतलब लेफ्ट। तो बी वेक्टर ए वेक्टर के ऑपोजिट है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होकर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? ए से सी तक। तो ए सी वेक्टर चाहिए तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करना पड़ेगा। बी वेक्टर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट होकर आपको ए से सी तक का डिस्टेंस मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन 1 के बाद एक स्टेटमेंट लिखिए पहले तो, if point A comma B and C, if point A comma B and C lies जो भी लिखे हैं ना, लाई लिखा है तो लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, then आप चाहें तो डायग्राम बना ले, कौन सा? ये जो दिख रहा है, ए एरोस की यहाँ जरूरत अभी नहीं है, ए बी और बीच में कहीं है सी। इस केस में ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए बी माइनस बी सी। बहुत आराम से पता लग रहा है डायग्राम को देखकर। ए बी सबसे बड़ी लेंथ है और उसमें से राइट साइड वाले बी सी पोर्शन को हटा दे तो क्या बचेगा?
लेफ्ट साइड वाला AC पोर्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। AC के प्लेस पर आपको लिखना है, तो किसी भी वेक्टर की लेंथ a प्लस बी अपने आप में एक वेक्टर है, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर ही होता है। तो वेक्टर क्या है? AC, और इस AC की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो AC की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। तो ध्यान दें, a प्लस बी एक वेक्टर है, उसको AC वेक्टर लिख सकते हैं। अब इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, इक्वल टू AB, A से B तक कंप्लीट वेक्टर है स्मॉल a, बट लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, माइनस BC है एक और वेक्टर B वेक्टर। अब BC क्या है? लेंथ, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है लेंथ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात गाइस, एक और बात, A बड़ा होना चाहिए, मतलब A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। ये तो डायग्राम में भी हमने दिखा दिया, बट इन केस उल्टा हो गया तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ी हो गई तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो अगेन यहां पर जो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A, देन इक्वेशन में गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं? अगेन मोड अप्लाई करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस मॉड ऑफ वेक्टर B, कंप्लीट मॉड। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत ठंडे दिमाग से, बिल्कुल फोकस्ड होकर, बिल्कुल कूल दिमाग से सोचना पड़ता है। और इस ट्रायंगल से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलता है, और इस स्ट्रेट लाइन से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो वो इनइक्वालिटी मिल जाती है जिसे प्रूफ करना है ना। बस फर्स्ट और सेकंड मिले तो सही पहला, फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप अपना एग्रीमेंट दे दें 1 और 2 से ऐसा कुछ मिलेगा? Yes, sir. 1 2 यस से, सर। तो यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ इक्वल टू है, तो ये सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू कंबाइंड, इसका और इसका कंबाइंड है ये। ठीक है, तो एक और बात हो गई। अब मुझे बताओ टाइम 7:10 गाइस। तो चलिए एक काम करते हैं, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ऑडियो सभी को आ रहा है? Yes, sir. टोटल 4 इनइक्वालिटीज थी, 4, थर्ड वन फोर्थ वन कोशिश करना और मुझे बताना, है ना। थर्ड वन फोर्थ वन कोशिश करना और मुझे बताना कि क्या करते हैं आप। हो सके तो पेपर पर हो जाए तो इस फोटो खींच के मुझे सेंड करना, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे कल करते हैं इनके आगे। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।